हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन। और यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन स्टार्ट किया और काफ़ी पोर्शन हम लोगों ने कवर किया हुआ है। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुँचे हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा पे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले की वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको पूरी वीडियोस, पूरे सिलेबस का वीडियो यहाँ पर अवेलेबल होगा। साथ ही साथ इसका टेस्ट भी हम हर संडे ऑर्गेनाइज करते हैं। और एक जब पूरा काफ़ी सिलेबस हो जाएगा तो एक होल सिलेबस का भी हम लोग मतलब पार्ट सिलेबस का भी हम लोग टेस्ट लेंगे। फिर एक जब एग्ज़ाम का नज़दीक आएगा, टर्न जब पॉइंट आएगा, तब उस दौरान हम एक बढ़िया टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज कराएंगे जो एकदम उसी लेवल को मेंटेन करते हुए रहेगा। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं जो लोग नए हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ आपको टेस्ट पेपर वहीं पर आपको मिलेगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वीडियोस के थ्रू या जो भी आपको चाहिए होगा वो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, आपको मैं शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ये हमेशा से बड़ा टफ माना जाता है कि लोग मानते हैं कि बड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, मेरे वीडियो को देखिए। 2-3 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, फिर एलसीआर सर्किट है। तो इन दोनों को जब मैं कंप्लीट करूंगा तो आपको ये फोबिया जो होगी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे और आप जब देखेंगे तो आपको लास्ट में फील होगा कि आपने जो आपके मन में ये अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा के प्रति आपका जो डर था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर यानी प्रत्यावर्ती धारा को जो उत्पन्न करता है उसे जनरेटर बोलते हैं। ये यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, इस वजह से एसी जनरेटर बोलते हैं, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि इसका फॉर्म कैसा होगा ये, क्योंकि जहाँ से प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वहाँ हम जाके समझते हैं तो हमें सारी बातें क्लियर होंगी। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक आर्मेचर है, एक कॉयल है जिसमें एन टर्न्स है। इसको हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसमें क्या होगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्टेशनरी होगी, फिक्स्ड होगी। लेकिन चूंकि हमारा कॉयल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के दौरान क्या होगा, ये कॉयल जब क्या होगा, कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा तो कॉयल के से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगी, चेंज होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो समय के साथ कॉयल के पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। अब ये चेंज होगा तो क्या होगा, आपने पढ़ा फैराडे का नियम। फैराडे के नियम से क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ का डेरिवेशन मैं यहां नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि क्या होगा। तो यहां पे जो फाई प्रोड्यूस होगा वो आपका होगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये फाई क्या होगा, यानी फ्लक्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से यहां पर प्रोड्यूस होगा, जहां एन क्या है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो यहां पर। ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स कॉयल जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा वो आपका ओमेगा होगा। और टी आपका कोई टाइम है, पर्टिकुलर टाइम पर किस स्टेटस में या किस, जैसे टी टाइम में, किसी टाइम में ऐसे है, किसी टाइम में ऐसे, किसी टाइम में ऐसे, तो ये अलग अलग टाइम पर आपकी क्या होगी, कॉयल की पोजीशन होगी। तो ये क्या है, आपका फ्लक्स है। अच्छा, फ्लक्स क्या हो रहा है, टाइम का फंक्शन है। दैट मीन्स टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। आपका नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, एरिया ऑफ द लूप फिक्स्ड है, बट बदल क्या रहा है, टी बदल रहा है, जिसकी वजह से ये कोसाइन टर्म आपका, ये जो आपका कॉस का टर्म है, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब जब क्या होगा, कॉस टर्म चेंज होगा तो फाई भी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। तो फाई जब चेंज होगा तो क्या होगा, फैराडे के नियम से इस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर इसे आप यहाँ पर रिसीव करके भेजेंगे जहां भी आपको भेजना है। ठीक है,
तो चलिए फैराडे के नियम से हम लोग ये जाने कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो फैराडे का क्या नियम है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप नहीं पढ़े या आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप पहले की वीडियोस को देखें, हमने फैराडेस लॉ किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो देखिए एन बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये एन बी ए डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में सिर्फ और सिर्फ कॉस ओमेगा टी पार्ट लेगा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का आप देख रहे हैं, तो कॉस ओमेगा टी में यहाँ पे ओमेगा टी है, तो हम ओमेगा टी को टी जैसा सपोज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन में आता है, दैट इज वाई एक माइनस आपके पास पहले है और अगला क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी। अब जिसको हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं, उसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज वाई हम ओमेगा टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें आपको टी क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट होके 1 हो जाएगा और ओमेगा मिलेगा, ओमेगा आप बाहर कर लीजिएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एन बी ए साइन ओमेगा टी। ये हमारी क्या है, ईएमएफ की वैल्यू है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है ये। ठीक है, यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ लूप, साइन ओमेगा टी आपका साइनोसाइडल टर्म। चलिए अब देखिए एनबीए कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है और वो कांस्टेंट माना जाता है ई नॉट मान लीजिए, या वी है तो वी नॉट मान लीजिए, कुछ भी आप जैसे करते आ रहे हों। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो इस कॉइल में प्रोड्यूस हुई है या इस जनरेटर में प्रोड्यूस हुई है इस टर्मिनल पे जिसे रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। क्यों, अभी इसका हम आपको रीजन भी बताते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती विभव। ठीक है, चलिए करते हैं इसका थोड़ा सा एनालाइजेशन, कैसे इसको प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोला जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं, अगर हम यही इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लीजिए किसी हम क्या कर रहे हैं, जिस वायर के थ्रू या जिस टर्मिनल पे जोड़ रहे हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ लगा दिया रेजिस्टेंस। अब ये क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रेजिस्टेंस वायर के थ्रू होके यहाँ पे वापस आएगा। तो अगर इस आर पर आपने क्या किया, एक वोल्टेज दे दिया, एक ईएमएफ दे दिया, ठीक है, तो क्या कर लेंगे आप, करंट निकाल सकते हैं। कैसे, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, है ना, आपको V पता है, R पता है, तो I निकाल सकते हैं कैसे, V बाई आर से। ठीक है, यहाँ V मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए अगर दिक्कत हो तो इसे V में ही कर लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। तो ये चूंकि वोल्टेज के फॉर्म है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म है, तो V के रूप में ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब V नॉट आपका कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और इसका डायमेंशन क्या होगा, V नॉट आपका वोल्टेज का डायमेंशन रखेगा, R रेजिस्टेंस का रखेगा, साइन ओमेगा टी का कोई डायमेंशन नहीं होगा, दैट इज वाई ये V नॉट अपॉन R क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू रखेगा और करंट की डायमेंशन रखेगा, यानी धारा की क्या करेगा, बीमा रखेगा, जहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करके I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, करंट होगी जो सर्किट आर में फ्लो करेगी। अब आर आपकी क्या हो सकती है, हो सकता है कि जहां पावर हाउस बन रहा है वहां से बिजली जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सारे आर हो जाएंगे, यानी आपके आर जो रेजिस्टेंस वायर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, आपके घर तक आई हुई बिजली जिस वायर में आ रही है सब आर का काम करेंगे। मैंने एक छोटा सा आर लगा के यहाँ दिखाया कि कुछ इस तरीके से हम वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जरा इनके नेचर की बात करें, हम एक की बात करेंगे, चाहे इसकी बात कर लें चाहे इसकी बात कर लें, तो कंफर्म हो जाएगा कि क्या है इसकी नेचर। नेचर कहने का मतलब किस तरीके से ये चेंज होता है या बदलता है किसी भी सर्किट में। चलिए आई नॉट साइन ओमेगा टी की बात करें। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी, आई नॉट आपका फिक्स्ड है, आई की वैल्यू बदल रही है, किसके बदलने पर, टी के बदलने पर। ठीक है, ओमेगा भी आपका फिक्स्ड है, टी के बदलने पर आपका क्या हो रहा है, ये आई बदल रहा है।
अच्छा टी कैसे हम लोग कर सकते हैं भाई, टी तो हमें पता ही नहीं है कि कितने समय में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें नोन टाइम है, जो हमें टाइम पता है उसी से कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आपको एक बगल के शॉप में जाने पर, मान लीजिए वो 1 किलोमीटर है, वो वहाँ पर आपको पहुँचने में मान लीजिए 5 मिनट लगता है, तो 5 मिनट आपकी टोटल टाइम है ना वहाँ तक पहुँचने में, फिर वही 5 मिनट आपको वापस आने में, तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 मिनट आपको नोन हो गया। अब घर से निकले तो ये हुआ कि 1/4 समय पर कितने हुए, फिर मतलब आप 10 मिनट के चौथाई समय पे कहाँ थे, फिर उसके बाद आप दूसरा टाइम स्लैब ले लीजिए कि हाफ टाइम पर कहाँ थे, तो पता चला हाफ टाइम पे हम शॉप पे थे, फिर आप वापस लौट रहे हैं तो 3/4 में कितने होंगे, तो ये होगा वापसी होगा, और जैसे ही आप कंप्लीट 10 मिनट्स हो जाएगा तो आप घर पे आ जाओगे। तो जो नोन टाइम है उसे आप क्या करिए, उसी से कंपेयर करिए। तो नोन टाइम है कहाँ, यहाँ पे कौन सा टाइम हमें नोन है, हमें टाइम ये पता है कि हमारा जो कॉयल है जिस ऐसी जनरेटर में, वो 1 सेकेंड या 1 रोटेशन में कितना टाइम ले रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन में। दैट मीन्स अगर ऐसे है तो रोटेट करके फिर हाथ कैसे जैसे ऐसे हो जाए, है ना। मैं कोई अगर मान लीजिए ऐसा ऑब्जेक्ट लूं जिसको मैं क्या कर सकूं, रोटेट करके आपको कंप्लीट दिखा। चलिए मैं एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेता हूं, ठीक है, कागज़ के टुकड़े पे मैं कुछ इसमें मार्क कर देता हूं ताकि क्लियर रहे कि आपको समझ में आए। तो कुछ इस तरीके से, जैसे इसमें देखिए क्रॉस का साइन है। अब ये क्या हो रहा है कि रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करके एक साइकिल हम कब मानेंगे, जैसे ये रोटेट किया ऐसे, फिर रोटेट करके ये एक साइकिल नहीं मानी जाएगी, ये हाफ साइकिल मानी जाएगी। जब वापस आपको ये इस पोजीशन में दिखेगी, यानी क्रॉस से आपने शुरुआत की थी, आपके सामने था और वापस आप क्रॉस पर आ गए, तब आप इसे एक कंप्लीट साइकिल मानेंगे, ठीक है। तो ये एक टाइम पीरियड माना जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये टी समय पर क्या हो रहा है, एक कंप्लीट टाइम, एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, ठीक है। लेट टी इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, या हाँ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, यानी एक चक्कर में लगा समय, जिसे आवर्तकाल बोलते हैं। अब इसी टाइम पर हम क्या करेंगे, इसी टाइम से कंपेयर करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, टाइम कौन कौन सा लेंगे, पहले आप t = 0 टाइम ले लेंगे, दूसरा टाइम कौन सा लेंगे, इसी टाइम का 4th टाइम, और तीसरा टाइम आप कौन सा ले लेंगे, तीसरा टाइम आप ले लीजिए, मान लीजिए t हाफ ले लीजिए, 4 पार्ट में कर दिया गया। और नेक्स्ट टाइम आप कौन सा ले लीजिए, 3t/4, और फिर उसके बाद t = कंप्लीट टाइम। तो एक साइकिल में, यानी 1 रोटेशन में हम लोग ये चेक करें कि किस तरीके से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, या अल्टरनेटिंग ये जो करंट प्रोड्यूस हुई है वो कैसे बिहेव कर रही है, क्या उसका वैल्यू है, किस समय कैसे बिहेव कर रही है। तो चलिए करते हैं, बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले t = 0 लेंगे। तो पहले बात करें एट t = 0, तो अगर 0 रखें तो i = क्या होगा, अच्छा उससे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, i = I0 sin ओमेगा। हाँ, ओमेगा को हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं 2π/t से, ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है, ओमेगा = क्या हो जाएगा, 2π/t × t, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या लिया, t = 0 टाइम ले लिया, यानी t जहाँ पर है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो I0 sin 2π/T है ना, और स्मॉल t की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करके साइन 0 देगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी इस समय आपकी करंट क्या रही होगी, 0 रही होगी, ठीक है। चलिए आगे वाले टाइम पीरियड पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। केस 2, यानी t = हमने अब टाइम ले लिया, क्या दूसरा टाइम आपने नोट किया होगा t/4 टाइम पे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं किसमें, ये जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है, i = I0 sin 2π/t × t/4, है ना। तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा आपका, I0 sin π/2, π/2 यानी 90, sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर अब करंट आपकी क्या हो जाएगी, I0 हो जाएगी, और I0 आपकी मैक्सिमम वैल्यू या कांस्टेंट होगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस समय आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो नोट कर लीजिए, Imax = I0। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइम पीरियड हम लोग कौन सा लेंगे, ठीक है, ये एट स्मॉल t = t/2 पे। तो t/2 पर क्या होगा,
I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी, स्मॉल की वैल्यू आप रख देंगे t/4, टी से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा आई नॉट साइन पाई। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू होती है आपकी 0, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फिर से करंट क्या हो गई 0 हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम इंटरवल आप सेलेक्ट करेंगे एट t इज इक्वल टू 3t/4। अब आप इसमें रखिए वैल्यू i इज इक्वल टू, अपने से भी करके एक बार देखिए, साइन ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, आपकी अगली वैल्यू क्या है t की, स्मॉल t की 3t/4। ठीक है, स्मॉल t और कैपिटल T में डिफरेंस रखिएगा। चलिए t से t कैंसिल हो गया और ये बच गया आपके पास नीचे 2, आई नॉट साइन 3 पाई बाई 2, ये आपकी हो जाएगी 270 वैल्यू, यानी आप पाई की वैल्यू 180 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 270। तो साइन 270 की वैल्यू होती है -1, तो करंट फिर से क्या हो गई आपकी आई नॉट हुई लेकिन माइनस में, ये आपकी मानी जाएगी मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए अब एक और देख लेते हैं क्या कि एट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T रख देंगे तो I0 आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और यहाँ पर आप रख देंगे क्या t, तो t से कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 पाई यानी 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका आई नॉट इंटू 0, फिर से आपकी करंट हो गई 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज किया कि एक पूरे साइकिल में करंट किस तरीके से वैल्यू रखता है। तो इसको एक बार नोट करके इसका प्लॉट करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो हम लोगों ने देखो किस तरीके से भाई किया, t इज इक्वल टू 0 पे एनालाइज किया तो करंट आ गया क्या 0 आ गया। स्मॉल t इज इक्वल टू t/4 पे देखा तो करंट आपकी आ गई आई नॉट। फिर स्मॉल t इज इक्वल टू 3t/2 पे देखा तो करंट आ गई आपकी 0। फिर हमने एक नया टाइम लिया 3t/4 और करंट को देखा i इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, और फिर t इज इक्वल टू हमने क्या रखा कैपिटल T, और आपने देखा कि करंट क्या हो गई 0 हो गई। ये आपने 5 वैल्यूज आपने लिखा। तो अगर हम क्या करें, प्लॉट कर दें, ग्राफ खींचें करंट वर्सेस टाइम का, क्योंकि टाइम के साथ वैल्यू बदल रही है, तो करंट वर्सेस टाइम का अगर हम लोग क्या करें ग्राफ खींचें तो कैसा इसका बिहेवियर होगा, कैसा नेचर होगा, जरा इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लें, इस एक्सिस पर हमने t माना है, तो मान लें कि इतना जो टाइम इंटरवल है वो क्या है आपका t है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। ये मान लीजिए t/2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं नहीं तो दिक्कत होगी। इस पर हम लोग ले लें क्या करंट, यानी इस पे करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर हमारा टाइम है, ये टाइम स्लैब हम लोग ले लें t, आधा टाइम हमारा ले लें t/2 और इधर का टाइम ले लें t/4, ये टाइम आपकी 3t/4। ये 4 टाइम है आपके पास, मतलब 4 टाइम इंटरवल्स हैं। अब आप देखिए जब आप क्या थे, करंट आपकी क्या थी, जब आप 0 टाइम पे थे यानी यहाँ पर थे तो करंट क्या थी 0 थी, लेकिन जब आप क्या हुए t/4 यहाँ पर आए, टाइम t/4 हो गया तो करंट क्या हो गई मैक्सिमम अपने आई नॉट पे पहुंची। तो सपोज कर लीजिए यहीं कहीं आई नॉट होगा और नीचे कहीं माइनस आई नॉट होगा, तो करंट क्या होगी एक बारगी नहीं इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारी वैल्यूज छोड़ा हुआ है ना। आप एंगल्स में सोचिए तो आपने सोचा कि आपको साइन 30 की वैल्यू याद है, साइन 45 की वैल्यू याद है, लेकिन क्या होगा उन वैल्यूज का जो उनके बीच में आती हैं, तो ये एक साथ ही इंक्रीज नहीं करता, मतलब लीनियरली इंक्रीज नहीं करता, थोड़ा सा इनका कर्वेचर नेचर होता है, जैसे साइन का आपने ग्राफ पढ़ा होगा। तो ये ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगी, ये आपका क्या हो जाएगा आई नॉट होगा। फिर इसके बाद आप देखिए t/2 पर जब आप क्या होंगे t/2 पर आएंगे तो करंट फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ग्रेजुअली 0 भी हो जाएगा, ग्रेजुअली नहीं साइनोसाइडली 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप 3t/4 पे देखिए करंट आपकी मतलब नेगेटिव में चली जा रही है, तो ये कुछ इस तरीके से गई और ये यहाँ पर क्या पहुंची माइनस आई नॉट। फिर आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर वापस आते हैं तो करंट क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसी तरीके से आगे भी क्या होगा करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि एक ही साइकिल में करंट क्या हो रहा है, एक बार मैक्सिमा वैल्यू पे जा रहा है और दूसरा मैक्सिमा वैल्यू है लेकिन अब रिवर्स डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं कि हर समय जो इस फिनोमिना से जो करंट प्रोड्यूस हुई है उसकी हर समय वैल्यू क्या है, अलग अलग है, हर एक मोमेंट पर वैल्यू अलग अलग है। लेकिन एक और इसमें खासियत यह है कि ये एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद अपने वैल्यूज को क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, तो अल्टरनेट का मतलब यही होता है कि जैसे आप कहते हैं कि कोई चीज़ अल्टरनेट में करिए, तो अल्टरनेट्स में मतलब जैसे आप अल्टरनेट डेज लेते हैं, MWF, TTS, मंडे है ना, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो क्या होता है आप इनका रोटेशन देखते हैं कि ये सर्टेन टाइम इंटरवल बाद फिर से आते हैं और एक एक क्या होता है कुछ इस तरीके से गैपिंग टाइप का, मतलब अल्टरनेट होता है। इस वजह से इसको अल्टरनेटिंग करंट का नाम दिया गया कि एक बार ये मैक्सिमा होगा, फिर मिनिमा होगा, फिर इधर देखिए ये मैक्सिमा होगा, तो एक साइकिल के बाद ये अपनी वैल्यूज को फिर से रिपीट करते हैं, इस वजह से इनको अल्टरनेटिंग करंट बोला गया। अब जैसा आप करंट का नेचर देख रहे हैं उसी तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी आप बिहेवियर देखेंगे। तो ये इसकी कुछ खासियत रही। अब इसके डेफिनेशन को हम लोग अब लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट फॉर्म में AC भी बोलते हैं इसे। द करंट, द इलेक्ट्रिक करंट, the electric current ENT current whose direction changes with time और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए था, मैग्नीट्यूड, I'm sorry, whose magnitude changes with time and reverse periodically is called alternating current, AC, short form में AC। यानी ऐसी धारा, ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित हो तथा निश्चित समय अंतराल बाद अपने मान को दोहराए। ठीक है, कॉमा प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। तो ये इसकी हिंदी डेफिनेशन रही। ओके, अब इसका सर्किट सिंबल जानना है। सर्किट सिंबल मतलब अगर कहीं आपको फिगर दे दिया जाए इलेक्ट्रिकल सर्किट का, विद्युत परिपथ का, तो आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है या DC यानी डायरेक्ट करंट सोर्स है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वेव फॉर्म बना के दिखाया जाता है। ये AC सोर्स का है सिंबल। ओके, यानी हम जहाँ पर इस तरीके का सिंबल देखेंगे हम क्या मानेंगे कि हमारा जो सोर्स है वो अल्टरनेटिंग सोर्स है। या दूसरा फिगर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, इन ऐसे सिंपल एरो यहाँ पर वेव फॉर्म बना देंगे। तो ये दोनों क्या है, AC सोर्सेज के क्या है, सिंबल है। जैसे आप DC सोर्स में पढ़े होंगे कि आपकी बैटरी का जो सिंबल है वो ये है, ये आपका सेल या बैटरी का क्या है, सिंबल है। हालांकि इसको सिर्फ सेल बोला जाएगा क्योंकि ये सेल का आपका सिंबल है। अगर ये ऐसे ऐसे आपके पास 2-3 एक साथ ही एक फिगर में आ जाए तो उसे बैटरी बोला जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये तो सिंबल की बात हुई, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली कौन कौन से सोर्स हैं जो क्या करेंगे, आपको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि सेल में क्या है, वो DC सोर्स है,
यानी आप सेल को क्या करते हैं, किसी रिमोट में कनेक्ट करते हैं या घड़ी में कनेक्ट करते हैं या आप अपने इन्वर्टर में कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा देता है। इसी तरीके से अगर आप अल्टरनेटिंग करंट घर में यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपके घर में जो बिजली आ रही 220 वोल्ट की मेंस 240 जो भी है, वो कहाँ से आता है, तो वो उसका जो प्रोडक्शन है वो आपका दो तरीके से होता है। एक क्या होगा आपका एसी जनरेटर, दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स आते हैं। ये आपको बहुत लार्ज वैल्यू नहीं देंगे लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स हो सकते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो भी वाइड यूज़ होता है वो होता है एसी जनरेटर। ऑसिलेटर्स होते हैं लेकिन इनके लिए जो इनका कंस्ट्रक्शन है वो अलग तरीके से, लेकिन ये भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए टाइप्स ऑफ बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स, एसी वेव फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, साइनोसाइडल है, यानी साइन के फॉर्म में वेव चल सकता, करंट चल सकता है। यहाँ पे करंट और टाइम रखिएगा। दूसरा आपका कोसाइन का रूल फॉलो कर सकता है, तो ये आपके साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल हो सकते हैं। दूसरा आपको देखने मिलेगा कि रेक्टेंगुलर आपकी क्या हो सकती है, वेव हो सकती है, यानी करंट में आपका रेक्टेंगुलर, करंट वर्सेस टाइम आपको रेक्टेंगुलर शेप मिल सकता है, इसे रेक्टेंगुलर शेप बोला जाएगा। या आप मोर प्रिसाइजली आप स्क्वायर वेव कह सकते हैं, ये भी अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म्स होते हैं। दूसरा नेक्स्ट आपका मतलब स्क्वायर वेव फॉर्म हो सकता है और रेक्टेंगुलर हो सकता है। नेक्स्ट आपका होता है ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर शेप क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से। ये आपके करंट के वेव फॉर्म अलग अलग हैं। एक और है जो बड़ा फेमस है, वो है सॉटूथ, SAT, सॉटूथ वेव। ठीक है, तो सॉटूथ और ट्रायंगल में क्या फर्क होता है, ट्रायंगुलर वेव में, इसमें क्या होता है, आपकी जो राइजिंग टाइम होती है, दैट मीन्स आपकी जो क्या होगी, करंट की जो पीक वैल्यू जाने में जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, और वहीं आपकी जो क्या होगी फॉलिंग टाइम, या कह सकते हैं कि राइज टाइम, हाँ फॉल टाइम कह सकते हैं, ये आपकी कम होगी, कुछ इस तरीके से। आप ट्रायंगल में देखेंगे कि जितने टाइम में ये क्या होगा आपकी मैक्सिमम, जैसे ये वाली टाइम और ये वाली टाइम दोनों इंटरवल सेम होंगी, और इसमें ये इंटरवल क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका ये इंटरवल डिफरेंट होगा, ये अलग, ये जाने वाला का मतलब ये टाइम आपका जो होगा उससे ये कम होगा, ये वाला कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा। तो ये आपका सॉटूथ वेव का वेव फॉर्म है। आपने इसे अपने MSc प्रैक्टिकल्स में किया होगा। तो ये रहे वेव फॉर्म्स के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम जानना चाहेंगे कि करंट जब घर में आती है, चूंकि इसके हर एक मोमेंट में क्या हो रही, वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमें जानने की जरूरत है कि एक टाइम पीरियड में कितनी वैल्यू रखी। चलिए कुछ हम लोग यहाँ पर टर्म्स डिफाइन करेंगे। पहले बड़े सिंपल टर्म्स हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले तो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, यानी टाइम टेकन बाय AC यानी अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल मैंने आपको बताया था किसको कहेंगे, यानी जिस तरीके से आपको क्या है वेव फॉर्म दिया जाए, जैसे ये अब यहाँ पे वन कंप्लीट साइकिल, यानी जहां जिस तरीके से शुरू हुआ है उसी तरीके का आप दूसरा देखिए कहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ये आपका वन कंप्लीट साइकिल होगा। इसमें ये आपका एक यहाँ पर क्या होगा, ये वन कंप्लीट साइकिल होगा,
क्योंकि आप देखिए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये क्या हुआ, फिर से कंप्लीट हो रहा है, तो आगे आपको वेव यहाँ से उसी तरीके से मिलेगा जैसे शुरू से मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शुरू इस तरीके से हुआ, तो अगली बार आपको कहाँ ऐसा कंडीशन मिल रहा है, यहाँ पर, तो एक कंप्लीट साइकिल ये माना जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो लगा समय होगा उसे हम लोग टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। फिर आती है क्या बात, फ्रीक्वेंसी की, यानी आवृत्ति की। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। या दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं, मतलब पहले तो हिंदी में कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, या इसे आप कह सकते हैं कि आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपात या व्युत्क्रम। दैट मीन्स F इज इक्वल टू 1/T। ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फिर आप इसे और मतलब फिजिकली समझ सकते हैं कि आपने ये समझा कि टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर में लगा समय, और फ्रीक्वेंसी कहता है कि एक सेकेंड में कितने चक्कर। तो ये क्या है, ये बताता है, जैसे आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी 50, तो फ्रीक्वेंसी 50 होने का मतलब कि हमारा जो कॉइल रोटेट कर रहा है वो एक सेकेंड में 50 बार कंप्लीट साइकिल कर रहा है, ठीक है। तो ये बताता है नंबर ऑफ टर्न्स इन पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ साइकिल्स, यहाँ पे साइकिल लिख लीजिए, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी प्रति सेकेंड यानी पर सेकेंड, जिसे हम लोग हर्ट्स भी बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्स होता है। कहीं कहीं से F से, कहीं कहीं से आप N से दिखाते हैं, ठीक है। इंडिया में जो करंट आती है, जो आपके घर में बेंस आ रही है, वो आती है 50 हर्ट्ज की, ठीक है। और अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज की करंट आती है। अब बात ये उठती है कि भाई ऐसा क्यों किया गया है, भाई इंडिया में ऐसा पक्षपात क्यों, कम फ्रीक्वेंसी की करंट क्यों दिया जा रहा है, अमेरिका में ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है, या ज़्यादा वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हम 60 हर्ट्ज प्रोड्यूस करें तो क्या होगा। तो इसके लिए हम आप एक अगली वीडियो में इसको समझाएंगे, तब बात समझ में आएगी। अभी ये बहुत मुश्किल है बातों को समझना कि 50-60 हर्ट्ज से क्या ऐसा ब्लंडर मिस्टेक होगा, या क्या इससे चेंजेस होगा, जो भी बातें होंगी, या क्या ये फ़ायदेमंद है, क्या ये फ़ायदेमंद है, क्या ये नुकसानदायक है, जो भी आप इसमें आपके मन में कह रही हैं वो अगली वीडियो में आपका क्लियर होगा। इसलिए आप भी खोजिए कि 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज से क्या डिफरेंस आ जाएगा। फिर भी मैं अगली वीडियो में इसको जरूर क्लियर करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिर आपका आएगा ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो हमारा कॉइल कितने एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा और इन सब में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/T, जिसे आप T भी लिख सकते हैं, 2π/ओमेगा। अगर आपका T आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या था भाई, 1/T था, यानी फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, आप इसको रखोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ओमेगा/2π। ये वैल्यूज याद रखिएगा, आपको MCQs में काम देगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज ओवर साइकिल। ये बहुत ज़रूरी है, एवरेज ओवर 1 साइकिल। यानी हमारे घर में क्या हो रहा है, अगर करंट आ रही है तो आप देख रहे हैं कि आपने अभी ग्राफिकली समझा कि हर सेकेंड हर मोमेंट क्या हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमें ये जानना है कि ऑन एन एवरेज एक कंप्लीट साइकिल में कितनी करंट आई, क्योंकि हर मोमेंट क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है। तो एक कंप्लीट साइकिल, दैट मीन्स टाइम पीरियड में, आवर्तकाल में कितनी बिजली आई, कितना करंट आया, तो उसको हम लोग निकालेंगे और इसको हम लोग हेडिंग करेंगे करंट ओवर 1 टाइम पीरियड, या एवरेज करंट भी बोल सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। औसत धारा या एक आवर्तकाल में करंट धारा, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी भी फंक्शन का
अगर आप वो फंक्शन टाइम पर डिपेंड करता है, पहली बात तो ये होना चाहिए कि टाइम पर डिपेंड करे। तो अगर आप उसका टाइम एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपके लिए मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का टाइम एवरेज निकाल रहे हैं, तो इसे बार से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास फंक्शन है ft, इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि आप क्या करें, 1/t करें और फिर इस ft का, दैट मीन्स इस फंक्शन का हर सेकेंड यानी हर मोमेंट आप क्या करिए, वैल्यू कैलकुलेट करके ऐड करिए। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए ये है, तो यहां पर करंट की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ, तो ये सारी वैल्यूज आप ऐड कर लीजिए। यानी यहां से एक टाइम पीरियड की आप सारी वैल्यूज क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ये प्रोसेस क्या है आपका, जो मैं ये सारी वैल्यूज को क्या कर रहा हूं, यहां सारी वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ft है, यहां पर dt लगाएगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये कहां से कहां कर रहे हैं इंटीग्रेशन, 0 से t तक, 0 से t तक। आपने क्या किया, एक साइकिल में कितनी करंट आई उन सब की वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब एवरेज ओवर वन टाइम पीरियड ले रहे हैं, वन साइकिल ले रहे हैं, दैट इज वाई हमें क्या करना होगा, 1/t से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारा क्या होगा, एवरेज करंट के लिए फॉर्मूला यूज होगा, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए हमारा करंट की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग I एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये डिफाइन कैसे होगा, 1/t I dt, I की वैल्यू रख दिया जाए 1/t 0 to t, क्योंकि मैंने बताया आपको एक कंप्लीट साइकिल में करना है, I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब I नॉट आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, I नॉट अपॉन t 0 to t साइन ओमेगा टी dt। ओके, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, ओमेगा टी को मान के चलेंगे कि ये ओमेगा टी है, तो ये क्या देगा, माइनस कॉस देगा। तो आपको यहां पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई नॉट बाई टी, और इंटीग्रेशन में आपको क्या मिलने वाला है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे। अगर ये आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो चेन रूल से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो जिस पार्ट को आप मान के क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, या तो यहां पर जिस पार्ट को मान के इंटीग्रेट किए हैं उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। दैट इज वाई यहां पर ओमेगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ओमेगा को हम लोग बाहर क्या कर दे रहे हैं, यहां रख दे रहे हैं, और ये 0 to t है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा कि ओमेगा अपॉन t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। तो अगर हम t को यहां ट्रांसफर कर दें तो क्या आ जाएगा, ओमेगा t इज इक्वल टू 2 पाई। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। ओके, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट करेंगे, माइनस यहां पर क्या करेंगे, पहले ओमेगा टी रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कॉस 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस है, अपर लिमिट माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो अब देखिए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, आपकी 2 पाई हो जाएगी। तो ब्रैकेट में आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस कॉस 0। ओके, तो आई नॉट अपॉन 2 पाई कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस हम लोग बाहर लें तो अच्छा है, माइनस बाहर ले लेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, मतलब नहीं होगी, माइनस बाहर ले रहे हैं तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ओके, तो देखिए 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, हाँ यहाँ पर माइनस होना चाहिए। 2 पाई की भी, cos 2 पाई की भी वैल्यू 1 होती है, और cos 0 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 माइनस 1 कर देंगे तो ब्रैकेट में आपको 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा इस वजह से आपका जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। आई एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमारे घर में जो करंट आ रही है उसकी एक साइकिल की एवरेज क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस बात का याद रखिएगा कि एवरेज ओवर 1 साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 0। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा, AC। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि आई आप क्या कर लीजिए, ये लीजिए आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसे आप कैलकुलेट करिए 0 to t/2 तक। पहला ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरा कैलकुलेट कर लीजिए 0 to t/4 तक, तीसरा कैलकुलेट कर लीजिए 0 to 3t/4 पर। ये आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा।
तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। एग्जाम में ऐसे वैल्यूज भी दिए जा सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकें। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए बात कर रहे हैं तो करंट आ रही है 0। अब करंट 0 आ रही है और एवरेज और हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली तो करंट आ रही है, दैट मीन्स हमारे क्या हो रहे हैं, अप्लायंसेस जल रहे हैं, पावर कंज्यूम हो रहा है, हमारी मीटर बिजली बता रही है, रीडिंग बता रही है, हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं। बट अगर फिजिक्स के थ्रू जाएं और इस बात के यहाँ पर देखें तो करंट तो 0 आ रही है, तो हमें बिजली का बिल नहीं देना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं, अगर आपने ऐसी बात करी तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है कि द टेक्निक वी आर यूजिंग इन दिस एवरेज प्रोसीजर इज रॉन्ग। हम यहाँ पर जो एवरेज निकालने का तरीका ले रहे हैं वो कुछ गलत है। गलत क्या है? गलत ये है कि आप सामान्य सी बात सोच सकते हैं कि एक मैं मोटी मोटी बात करूं कि तो जितना वैल्यू आप प्लस में देख रहे हैं उतना माइनस में देख रहे हैं, तो जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा, 0 तो आ ही जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग क्या करें, हम ये करें कि ये वैल्यू जो नेगेटिव है इसको भी क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो जो नया टेक्निक आया उसमें क्या किया गया, सारी वैल्यूज का पहले स्क्वायर किया गया, सारी वैल्यूज का पहले क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। फिर उसके बाद पहले नंबर पे स्क्वायर किया गया, दूसरे वैल्यू पर किया गया उसका मीन यानी एवरेज निकाला गया। पहले क्या गया, स्क्वायर यानी वर्क किया गया, सारी वैल्यूज ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं सारी वैल्यूज का स्क्वायर किया गया, फिर उन सब का क्या निकाला गया, मीन निकाला गया, दैट मीन्स औसत। ओके, फिर उसके बाद जो मीन आया उसका फिर क्या ले लिया जाएगा, रूट ले लिया जाएगा। तो आपने पहले स्क्वायर लिया था, फिर बाद में अगर रूट ले लेंगे तो बात मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू यही है। ठीक है, यानी स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर सारी वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद सबका मीन निकालेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे, जिसे हिंदी में वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसमें भी उल्टा ही, इसमें सीधा पढ़ते हैं, यानी पहले हम लोग वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं, फिर माध्य यानी एवरेज लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, मूल लेते हैं यानी रूट लेते हैं। तो ये आपका क्या है, वर्ग माध्य मूल मान यानी आरएमएस वैल्यू। उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ क्या है, कैलकुलेशन में एरर थी, यहाँ पर क्या हो गई, बाहर हो गई, निकल गई कैलकुलेशन में एरर। यहाँ पे एक आपके लिए मैं काम दे रहा हूँ, जैसा मैंने अभी काम किया, आप दो वैल्यूज को जरूर कैलकुलेट करिएगा। एक तो आप 0 to t/2 तक क्या करिएगा, आई एवरेज निकालिएगा। ठीक है, और एक t/2, और दूसरा आप t/2 से t, ठीक है, एवरेज निकालिएगा। अच्छा, 0 to t/2 आपका ये टाइम पीरियड है, और ये आपका अगला t/2 ये टाइम है। ठीक है, दैट मीन्स t/2 ये आपका है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी धनात्मक आपका ये साइकिल है, और यही आपका इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसका क्या मतलब रखेंगे, t/2 से कैपिटल T टाइम तक, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा है तो 0 to t/2, तो ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी धनात्मक अर्ध धनात्मक चक्र, इसको क्या बोलेंगे, अर्ध धनात्मक चक्र। और इसको नेगेटिव हाफ साइकिल या ऋणात्मक हाफ चक्र, ऋणात्मक अर्ध ऋणात्मक चक्र, आप ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके देखेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको मैं लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आई एवरेज आता है यानी 0 to t/2 टाइम तक, वो आता है आपका 63.7% ऑफ आई नॉट। ठीक है, और आपके लिए अगर दूसरे की बात करें यानी t/4, ये मैं बार बार क्यों लिख देता हूं, t/2 से कैपिटल T टाइम तक यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो इतनी ही वैल्यू नेगेटिव में आती है। यानी अगर आपके घर में I0 का क्या है, मैक्सिमम करंट आ रहा है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में 63.7% उसका आपको अचीव होगा, और अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अगले हाफ साइकिल दैट मीन्स नेगेटिव साइकिल में आपको 63.7% बट नेगेटिव वैल्यू आपको रिसीव होगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे जब आप इसको फिर से जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का निकाल लीजिए, चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का निकाल लीजिए, किसी का भी आप निकाल लीजिए, ठीक है। आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, यानी प्रभावी मान। दूसरा इसे बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू, या जिसे हिंदी में आप आभासी मान कहेंगे। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलग अलग नाम से मान लीजिए पूछ लिया आपको एग्जाम में, तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा वैल्यू क्या है। तो ये दोनों नाम है आरएमएस वैल्यूज के, ठीक है। चलिए अब आरएमएस कैसे निकालते हैं। आरएमएस ऐसे निकालते हैं, आई आरएमएस कैसे, मान लीजिए आई आरएमएस हमें निकालना है किसी फंक्शन का, या करंट का ही आरएमएस निकाल रहे हैं, आई आरएमएस। तो लिखेंगे आई आरएमएस इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, सारी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे, आई का स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे भाई, एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, रूट निकाल लेंगे। तो ये आपका आई आरएमएस डिफाइंड होगा। और इसे अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में करें तो आई आरएमएस हमारा क्या होगा, 1/t बाहर आ जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, आई स्क्वायर निकालेंगे, है ना, और फिर उसके बाद dt करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये इंटीग्रल फॉर्म में हो गया, डिस्क्रीट फॉर्म में हो गया, याद रखिएगा। तो हम इसका यूज करेंगे और आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं अंदर वाला, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 1/t, आई स्क्वायर आपका क्या है, आई स्क्वायर हमारा है भाई, आई हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसलिए आई क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट नहीं होगा, बाहर हो जाएगा, और आपको मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में मिलेगा 0 to t इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब आपको इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और कॉस का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे हमें पता है कि कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इधर ले लें, तो ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a, और ये आपका कोसाइन टर्म उधर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, 1 माइनस कॉस 2a। हमें चाहिए स्क्वायर, तो 2 को भी क्या करना होगा, उधर ले जाना होगा, तो ये पूरे के साथ क्या हो जाएगा, या डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिखेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर बाई टी, पहले फॉर्मूले से रिप्लेस कर दें, 0 to t 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं यहां छोटा बना रहा हूं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। दैट मीन्स जब आप इसे अलग अलग करेंगे, 1/2, जैसे मैंने इसको यहां पर लिखा, इंटीग्रेशन मैं इसके साथ अलग लगा दिया, 1/2 dt माइनस इसके साथ अलग लगा दिया, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। चाहे साइन का, साइन ओमेगा टी एक साइकिल के लिए निकाल लीजिए, या कॉस ओमेगा टी एक साइकिल के लिए निकाल लीजिए, आपकी वैल्यू 0 आनी है। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ यही इंटीग्रेशन बचेगा आगे वाला, और वो इंटीग्रेशन क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, और इंटीग्रेशन में आपके पास है 1/2 0 to t dt, यही बचेगा। दूसरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। अच्छा 0 हो जाएगा, आप अपने से करके भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t मिलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व करने के बाद, तो ये आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई क्या, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ये सिर्फ और सिर्फ आई स्क्वायर एवरेज की वैल्यू आई है, किसकी, एवरेज की। अब इसका क्या करना होगा, रूट निकालना होगा। तो जब आप इसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो जब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट जब आप इसका करेंगे भाई, आप यहाँ करेंगे ना ऐसे, तो ये क्या देगा, आई स्क्वायर का, आई नॉट का तो स्क्वायर है, आप बाहर दे सकते हैं, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अंदर
स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप v के लिए भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस आपका क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई रूट 2। ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, दैट मीन्स ये कितना अगर है आई नॉट का, ये कितना वैल्यू है, तो आई आर एम एस देखने में आता है, आई आर एम एस होता है आपका 70.2 ऑफ आई नॉट, यानी 70 आई थिंक 70.7। अब सही है, ये क्या है 70.7 आई नॉट है। अगर आप परसेंटेज में नहीं लिखना चाहते, ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 0.707 ऑफ आई नॉट। दैट मीन्स हमें इतनी करंट क्या होगी, मिलेगी आई नॉट आरएमएस में, ठीक है। तो इसे प्रभावी मान क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली हम मेजर जो करते हैं, जो भी मेजरमेंट डिवाइसेस हमने लगाए हैं अपने घर में, चाहे मीटर लगाया हुआ है, चाहे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, या हमने जो क्या किया है, आपके जो भी मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं, वो इनको मेजर करती हैं। अगर आपकी क्या हो रही है, कोई एसी वोल्ट मीटर 220 बता रही, तो एक्चुअली 220 नहीं है, वो 220 आरएमएस वैल्यू बता रही है। एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या करेंगे, 220 में रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वी नॉट मिलेगा। तो आपको एक बात समझ में आई कि वी नॉट क्या है, आपकी वी नॉट आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, आरएमएस उससे थोड़ी सी कम होती है। चूंकि हमारे डिवाइसेस आरएमएस को ही मेजर कर पाएंगी, डायरेक्ट जो हमने मेजरमेंट किया, अगर हमने एवरेज निकाला तो वो क्या था, 0 था। अगर हम उस प्रिंसिपल पर मेजरमेंट करना चाहें तो वो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगी, ये भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर जाने की कोशिश करेंगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इधर जाने की कोशिश करेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम उससे मेजर नहीं कर सकते, हमें आरएमएस से ही मेजर करना पड़ेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, क्योंकि यही मेजर हो सकता है। और है ये क्या, रियल वैल्यू तो है नहीं, इसलिए इसको वर्चुअल वैल्यू कहा जाता है। तो इसकी दो नाम होता है, एक आपकी इफेक्टिव वैल्यू है, दूसरा क्या है, वर्चुअल वैल्यू। यानी इफेक्टिव मतलब प्रभावी मान और वर्चुअल मतलब आभासी मान। यहां पर वी नॉट या आई नॉट क्या है, इनके रियल वैल्यूज हैं या मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका रहा अल्टरनेटिंग, यहां पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग एलसीआर सर्किट की बात करेंगे। एलसीआर सर्किट आपके कोर्स में है, लेकिन हम डायरेक्ट एलसीआर सर्किट की न बात करके थोड़े थोड़े हम पहले एल सर्किट यानी इंडक्टर की बात करेंगे, फिर कैपेसिटर की बात करेंगे, फिर रेजिस्टेंस की बात करेंगे। दैट मीन्स इंडिविजुअली बात करेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो कराया जाए तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, फिर हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपका वीडियो, आपका जो कॉन्सेप्ट था अल्टरनेटिंग का, वो आज थोड़ा सा कम हुआ। मतलब कि फोबिया जो थी आपके मन में कि ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो समाप्त हुआ और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।